पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। देश को मिली 2 नई अमृत भारत ट्रेन के साथ 6 वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम ने नए एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का भी किया उद्घाटन। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हमारा संकल्प विकसित भारत की थीम पर आधारित भारत सरकार के वर्ष 2024 के कैलेंडर का किया विमोचन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन की जानकारी के लिए व हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल को लेकर की समीक्षा बैठक। और मन की बात कार्यक्रम की 108वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देशवासियों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर सुबह 11 बजे से होगा प्रसारण। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश को 15,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने अयोध्या में आसन श्री राम मंदिर तक पहुंच बढ़ाने के लिए 4 नवनिर्मित पुनर्विकसित चौड़ी और सौंदर्यपूर्ण सड़कों रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम ने अन्य कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से अयोध्या के सांस्कृतिक विरासत को मजबूती तो मिलेगी, साथ ही रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम ने इस मौके पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि द्वारा अयोध्या के बारे में किए गए उल्लेख का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में विज्ञान और वैराग्य के साथ ही वैभव का भी शिखर था। पीएम ने कहा कि अयोध्या की पुरानी पहचान को आधुनिकता से जोड़कर वापस लाना है। इन काल में अयोध्या नगरी कैसी थी, इसका वर्णन खुद महर्षि वाल्मीकि जी ने विस्तार से किया है। उन्होंने लिखा है, कोसलो नाम मुदितः भीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। अर्थात वाल्मीकि जी बताते हैं कि महान अयोध्यापुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी, समृद्धि के शिखर पर थी और आनंद से भरी हुई थी। यानी अयोध्या में विज्ञान और वैराग्य तो था ही, उसका वैभव भी शिखर पर था। अयोध्या नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिकता से जोड़कर वापस लाना है। पीएम ने कहा कि एक समय था जब रामलला टेंट में थे। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि देश के 4 करोड़ गरीबों को आवास मिला है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला कोई नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है, तो वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हमारा देश छाया हुआ है। आज भारत काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ ही देश में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन भी बनवा रहा है। आज देश में सिर्फ केदार धाम का पुनरुद्धार ही नहीं हुआ है बल्कि 315 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं।
पीएम ने कहा कि अयोध्या में हो रहा यह आयोजन प्रगति और परंपरा का उत्सव है। आज यहां विकास और विरासत की भव्यता दिखाई देती है। का मिजाज यहां अयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज यहां प्रगति का उत्सव है तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है। विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या स्थित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने श्री राम मंदिर की वास्तुकला को दर्शाने वाले टर्मिनल के अगले भाग का भी उद्घाटन किया। अयोध्या में अत्याधुनिक हवाई अड्डे के पहले चरण को 1450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों की सेवा के लिए सुसज्जित होगा। खास बात यह है कि टर्मिनल का अग्रभाग अयोध्या के आसन श्री राम मंदिर की वास्तुकला को दर्शाता है। टर्मिनल भवन के अंदरूनी भाग को भगवान श्री राम के जीवन को दर्शाने वाले स्थानीय कला, पेंटिंग और भित्ति चित्रों से सजाया गया है। अयोध्या हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन विभिन्न सुविधाओं से सुसज्जित है। हवाई अड्डे से क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे पर्यटन, व्यावसायिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इसे अब अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन कहा जाता है। इस रेलवे स्टेशन पर अयोध्या के श्री राम मंदिर के वास्तुशिल्प की छाप है। इसे 240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है और यहां से हर रोज लगभग 1 लाख यात्रियों की आवाजाही हो सकेगी। यह 3 मंजिला रेलवे स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत एक्सप्रेस नाम से नई श्रेणी की सुपरफास्ट यात्री रेलगाड़ी को भी रवाना किया। ये रेलगाड़ियां दरभंगा और अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल के बीच तथा मालदा टाउन और बेंगलुरु के सर विश्वेश्वरैया टर्मिनस के बीच चलेंगी। अमृत भारत एक्सप्रेस में सामान के लिए बेहतर रैक, मोबाइल होल्डर, LED लाइट्स, CCTV, सार्वजनिक सूचना प्रणाली और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री ने आज 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी रवाना किया। इनमें श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली, अमृतसर से दिल्ली, कोयम्बटूर से बेंगलुरु, कैंट, मैंगलोर से मडगांव, जालना से मुंबई और अयोध्या से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियां शामिल हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हमारा संकल्प विकसित भारत की थीम पर आधारित भारत सरकार के वर्ष 2024 के कैलेंडर का विमोचन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश को 2047 तक आत्मनिर्भर व विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। केंद्र सरकार आज हर घर को नल, हर बहन को रसोई गैस का सिलेंडर, हर घर, हर गांव को बिजली देने का काम किया है। मोदी सरकार ने 80 करोड़ भारतीयों को 5 किलो निःशुल्क अनाज देने का काम करने के साथ अगले 5 सालों की गारंटी भी दी है। तारीखें बदलती गई, महीने बीतते गए, कैलेंडर पर साल नए चढ़ते गए, पर जो बदला नहीं वह सेवा का हमारा भाव, दागदार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा, गरीब कल्याण की प्रतिज्ञा, विकसित भारत के निर्माण का संकल्प। तभी तो देश आज एक स्वर में बोलता है, भरोसा बरकरार, मोदी सरकार। जो कहा वो किया, जो नहीं भी कहा था वो भी करके दिखाया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दुनिया महिला विकास की बात करती है, लेकिन आज भारत में महिला नेतृत्व में विकास देखा जा सकता है। लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल पारित किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के 2,69,000 पंचायतों में जा रही है। वहां पे एक बहुत बड़ा आकर्षण ड्रोन बना है और नमो दीदी के बीच में एक आकर्षण बना। जब ये उड़ता है और स्प्रे करता है तो लोगों को लगता है ये क्या है। हजारों एकड़ की सिंचाई, हजारों एकड़ पर
कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव हो, यूरिया का छिड़काव हो, अब इससे होगा और नमो दीदी करेगी, उसके लिए आय के साधन भी बनेंगे। तो सबसे बड़ी बात, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिला है। बहुत सारे उदाहरण हम सबके बीच में है। फौज में भी वो पद मिले जिसके लिए वो शायद कभी इच्छा रखती थी, वो भी मोदी सरकार ने करके दिया। पिछले साल की रिपब्लिक डे परेड पर इजिप्ट के राष्ट्रपति ने मोदी जी से कहा कि दुनिया तो वुमेन डेवलपमेंट की बात करती है, महिला विकास की बात करती है, लेकिन वुमेन लेड डेवलपमेंट अगर दुनिया में कहीं देखने को मिलता तो भारत में, क्योंकि कर्तव्य पथ पे जो उनको देखने को मिला, सलामी देने वाली, लीड करने वाली, अलग अलग झांकियों में भी भारत की बेटियां ही सबसे आगे थी। और आज 33% आरक्षण नारी शक्ति वंदन बिल से देकर यह भी एक लंबे समय की मांग को मोदी सरकार ने पूरा किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण, विकास एवं पंचायत, सिंचाई, शहरी स्थानीय निकाय विभागों और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि 2020 तक की लंबित घोषणाओं को इस वर्ष में ही पूरा करने का काम करें ताकि आम जनता को इन परियोजनाओं का लाभ तुरंत मिल सके। इसके अलावा 2021 व 2022 की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाई जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि परियोजनाओं का अध्ययन करने के बाद ही ऐसी परियोजनाओं की एक अलग सूची तैयार की जाए जो अभी संभव नहीं है, ताकि लंबित घोषणाओं की वास्तविक संख्या का पता लग सके। इसके अलावा जो काम अलॉट किए गए हैं उन्हें भी जल्द पूरा करवाया जाए। बैठक के दौरान जिला गुरुग्राम के वजीराबाद में लगभग 10 एकड़ में बनाए जाने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं। जल्द ही सभी प्रक्रियाएं पूरी करके कार्य का आवंटन कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव बीरेंद्र सिंह के नाम पर रखने का आदेश दिया। विकास एवं पंचायत विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरपंचों से बातचीत कर उनके द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यों की सूची मांगी जाए ताकि जल्द से जल्द कार्यों को पूरा किया जा सके। बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक मुख्यमंत्री द्वारा कुल लगभग 10,000 से अधिक घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से 7,000 से अधिक घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। लगभग 1500 पर काम चल रहा है जो कि जल्द ही पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा लगभग 1200 घोषणाएं लंबित हैं जो प्रशासनिक मंजूरी, तकनीकी स्वीकृति इत्यादि विभिन्न स्तर पर हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कल चंडीगढ़ में ही हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल को लेकर समीक्षा बैठक भी की। इस पोर्टल की शुरुआत करके हरियाणा सरकार ने ई गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। राज्य सरकार जल्द ही इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ठेकेदारों द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी को ई बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार करेगी। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सरकार के 3 प्राथमिक इंजीनियरिंग विभागों लोक निर्माण विभाग, सिंचाई व जल संसाधन विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों के इंजीनियरिंग कार्यों में काम करने के लिए इच्छुक ठेकेदारों को बड़ी सुविधा मिलेगी और उनके समय की भी बचत होगी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर कार्य अपलोड हो जाने के बाद और प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाने के बाद उनकी तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने में देरी नहीं होनी चाहिए। यदि 90 दिन से ज्यादा तकनीकी स्वीकृति लंबित रहती है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैठक के दौरान नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा ई बैंक गारंटी के संबंध में प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में ठेकेदारों द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी की प्रक्रिया लंबी है, जिसमें लगभग 5-6 दिनों का समय लगता है, जबकि ई बैंक गारंटी में ये काम केवल 3-4 घंटों में ही पूरा हो सकेगा। इससे ठेकेदारों के साथ साथ सरकारी विभागों को भी सुविधा होगी। बैठक में बताया गया कि कभी-कभी विभागों को यह पता नहीं चल पाता कि किस ठेकेदार की बैंक गारंटी कब समाप्त हो रही है और वे सशर्त बैंक गारंटी को इन कैश भी नहीं करवा पाते, जिससे वित्तीय नुकसान भी होता है। ई बैंक गारंटी अपनाने से इस पोर्टल के माध्यम से विभागों को भी अलर्ट जाएगा कि बैंक गारंटी की अवधि क्या है। प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बढ़ती हुई ठंड और धुंध के कारण जहां आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं फसलों के लिए यह लाभकारी सिद्ध हो रही है। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खिचड़ ने बताया कि दिन का तापमान सामान्य से 5-6 डिग्री सेल्सियस कम चल रहा है, जबकि रात्रि तापमान भी सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया है। फसलों के लिए धुंध काफी लाभदायक है। किसानों को सलाह देते उन्होंने कहा कि धुंध के कारण सरसों की फसल में रतुए के रोग की रोकथाम के लिए विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक द्वारा सुझाए गए कीटनाशक का छिड़काव
अवश्य करें। उन्होंने किसानों को गेहूं की फसल में पानी देने की भी सलाह दी। होता है धुंध का विशेषकर गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद होता है कि उसमें फसल को पानी की उपलब्धता बढ़ जाती है और धुंध में उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। और गेहूं के मौसम को गेहूं की फसल के लिए ठंडा तापमान चाहिए, जो भी कम तापमान है तो वो सामान्य से कम तापमान की उसकी रिक्वायरमेंट होती है। परंतु उसमें क्या होता है कि जो सरसों की फसल है उसमें धुंध से रतुए का जो वाइट रस्ट आता है उसका प्रकोप हो सकता है। तो किसान भाइयों को यही सलाह है कि अभी क्योंकि बारिश का 5 से 7 दिनों में कोई ज़्यादा संभावना नहीं बन रही है, तो इसलिए किसान भाई जहाँ भी फसलों को आवश्यकता हो वहाँ सिंचाई करें। और यदि नरमा अपने इसमें सरसों की फसल में कोई रतुआ का या और कोई प्रकोप हो वाइट रस्ट वगैरह का, तो वो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की रिकमेंडेशन अनुसार स्प्रे करें। वहीं किसानों ने बताया कि बढ़ती सर्दी और धुंध से गेहूं की फसल के उत्पादन में उन्हें अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। आपने जी 2 एकड़ में तो गेहूं है और 2 में सरसों, और जिस प्रकार से सर्दी पड़नी चाहिए वह दिसंबर महीने की बार पड़ी को नहीं, और लगातार धुंध आने से ही किसान भाइयों को फायदा होगा और ये आनी भी चाहिए। और सरसों में इसका कोई असर को नहीं, गेहूं में फिलहाल असर है पूरा, और ऐसे ही फसल होगी जब लगातार ये धुंध पड़ती रहेगी, क्योंकि इसके बोग में जाएगा ये लगातार बढ़ती रहेगी। पानी की भी लगातार इतनी जरूरत को नहीं जितनी अपन पानी लगाना चाहिए, ये लगती रही तो। और जो जाला पड़ रहा है अभी आप कह रहे हो, तो इसमें दोनों में फ़ायदा है। और यही जाला अगर जो कुछ 5-10 दिन पहले पड़ता तो और फसल मजबूत होती और फ़ायदा था इसमें। और मेरे कहने का मतलब अगर जो ये बाद में पड़ी सर्दी, जो थोड़ी सी 15 दिन बाद में अगर आज का माहौल है इस तरह हुई तो सरसों के अंदर नुकसान हो सकता है। पानी की जो खिड़की है ये गोब में जाएगी तो इसमें डबल फायदा कर रही है। एक नीचे का जो पानी लगाते हैं, एक बरसाती जो पानी है, तो गोब के अंदर जो इसकी पानी की जो बूंदे जाएगी तो इसमें डबल फायदा है जी। जींद जिले के नरवाना में तीसरा जिला स्तरीय श्री अन्न मिलेट मेला का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों किसानों ने भाग लिया। जींद के कृषि उपनिदेशक बालमुकुंद शर्मा ने कहा कि किसान अगर खेती को गुजारे के लिए न करके अगर व्यवसाय के तौर पर करेंगे तभी उनकी आय दुगनी हो सकती है। उन्होंने कहा कि 1 एकड़ में धान की फसल को करीब 30,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए किसानों को फसल विविधीकरण अपनाना चाहिए। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए जागरूक किया जा रहा है। मोटे अनाज में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। उन किसानों को आधुनिक खेती के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा ये जो साल है ये मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, मोटे अनाज के रूप में मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ इसका शारीरिक बदलाव में और जो हमारा डेली रूटीन चेंज हुई है, जो हमारे खान पान चेंज हुआ है, जिससे बहुत सारी बीमारियां, हमारे शरीर में बहुत से पोषक तत्वों की कमी होती है, उनको पूरा करने के लिए हम सभी किसानों को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो मोटे अनाज की खेती करें। जैसे बाजरा है, ज्वार है, उसकी खेती करें। उसके बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में बताया जा रहा है, उसके फ़ायदे के बारे में बताया जा रहा है। सरकार उसके लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार जो धान को बदल के कोई दूसरी फसल लगाता है उसके लिए प्रोत्साहित राशि भी दी जाती है। कृषि मेले में आए किसानों ने बताया कि उन्हें अधिकारियों ने मोटे अनाज, फसल विविधीकरण, बागवानी खेती और आधुनिक खेती के बारे में जानकारियां दी हैं। किसानों ने कहा कि केंद्र व हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं जिनका लाभ उठाकर किसान अपनी आमदनी में वृद्धि कर रहे हैं। जैसे हमारा मोटा अनाज है जी, बाजरा, रागी, कांगनी, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है जी। हम इनको छोड़ के जी ये गेहूँ पे जोर दे रहे हैं जी। बाजरे का हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है जी, हड्डियों को मजबूत करता है जी। इसके अलावा जी एक डॉक्टर साहब ने बताया जी बागवानी के बारे में जी। बागवानी भी हमारे लिए ज़रूरी है जी। बागवानी के ऊपर सब्सिडी भी दी गई है जी। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भी बहुत सी स्कीमें चलाई है, जैसे कि पीएम किसान योजना में 2,000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं। और जैसे कि यहाँ पे वो सुपर सीडर द्वारा पराली न जलाने के प्रबंधन में 1,000 रुपये किसानों को दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और काफ़ी 2-2 लाख के बीमे हैं जिसमें किसानों को इनका
किसानों को स्कीमों का बहुत सी समाधान भी करवाते हैं। सरकार का मेन उद्देश्य यही है सर कि हमारी खेती लाभकारी हो किसान के लिए, तो इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को काफ़ी बढ़ावा दे रही है सरकार। परंपरागत खेती को छोड़कर हम इसको विभिन्न फसलें अलग ले सकते हैं, जैसे इसमें बागवानी आएगी जी, सब्जियाँ की खेती आएगी जी। कैथल जिले के गांव आंधली लेंडरकेमा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का निरीक्षण करके फीडबैक भी लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिलाई। नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है कि कल्याणकारी योजनाएं ग्राउंड स्तर पर लाभार्थियों तक पहुंचे। आज प्रदेश में ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे जरूरतमंद व्यक्तियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि ऑनलाइन व्यवस्था से पेंशन व आयुष्मान कार्ड अपने आप बनकर उनके घर पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह यात्रा देश के करोड़ों लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं सुविधाएं पहुंचाने का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को एक आत्मनिर्भर व विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी कड़ी में यह विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। आज देश के अंदर मोदी की गारंटी की वैन, इस नाम से लोग इसको प्रचारित कर रहे हैं, प्रचलित हो रही है कि ये मोदी की गारंटी है। नहीं तो हम देखते थे कि सरकार वोट लेती थी और वोट लेकर के सरकार दिखाई नहीं देती थी और गरीब व्यक्ति मायूस हो जाता था, गरीब व्यक्ति अपने आप को ठगा महसूस करता था। परंतु नरेंद्र मोदी की सरकार इन 10 वर्षों के अंदर आज गांव-गांव जा करके गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ करके समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का काम ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है, डबल इंजन की सरकार कर रही है और इसका बड़ा लाभ लोग उठा रहे हैं। और आज आप देख भी रहे हैं यहाँ कितनी संख्या के अंदर ये 2 गाँव का यहाँ पर आयोजन हुआ है और इसमें काफ़ी लोग विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी मिल रही है। चाहे नमो ड्रोन दीदी, उसको भी क्योंकि किसानों को एक बड़ा लाभ इसका मिलने वाला है। लाभार्थियों ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा जनहित में शुरू की गई योजनाओं का लाभ देश के किसानों व महिलाओं सहित जन जन तक पहुंच रहा है और इसके लिए वे प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। अब योजना आई है प्रधानमंत्री मोदी की, इसमें हमको सबको इलाज फ्री हो रहा है। प्रधानमंत्री की योजना के लिए हमको आयुष्मान कार्ड, राशन सब मिल रहा है। हम उसका प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। पहले बहुत दिक्कत होती, अब कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री मोदी इसके कारण हम बहुत सुरक्षित हैं। बहुत खुश है इस प्रधानमंत्री के बारे में। गैस चूल्हा मिला है, चूल्हे पे बनाते थे रोटी, सिलेंडर मिला तो बड़ी खुशी की बात है जी। पहले खाना बनाने में पहले दिक्कत होती थी जी, चूल्हे पे बनाते थे। बड़ी खुशी की बात है जी जो सिलेंडर मिला जी। हरियाणा पुलिस द्वारा हरियाणा 112 के कार्यालय में वीवीआईपी, वीआईपी तथा मेला ड्यूटी पे पुलिस फोर्स की तैनाती तथा बेहतर प्रबंधन को लेकर आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का कल समापन हुआ। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए उन्होंने प्रदेश में कानून व व्यवस्था बनाए रखने को लेकर 85 लॉ एंड ऑर्डर कंपनियां बनाई गई हैं और यह कंपनियां जब संगठित होकर काम करेंगी तो निश्चित तौर पर ही इसके परिणाम पहले की अपेक्षा कई गुना बेहतर होंगे। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी सुरक्षा प्रभारियों को टीम भावना के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हर जिले में 2 या इससे अधिक कंपनियां बनाई गई हैं ताकि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। सभी सुरक्षा प्रभारी को अपने काम को लेकर स्पष्टता होनी चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। उधर पंचकुला स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि हरियाणा में आपराधिक गतिविधियों में इस वर्ष कमी दर्ज की गई है। इसी प्रकार सरल सेवा केंद्रों के माध्यम से दी जा रही हरियाणा पुलिस की सुविधाओं व सेवाओं के लिए विभाग ने 100% स्कोर प्राप्त किया है। हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश में शिकायतकर्ताओं की
की संतुष्टि को लेकर फीडबैक सेल बनाया गया। फीडबैक सेल के माध्यम से पुलिस थानों में प्राप्त शिकायतों को लेकर शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लिया जाता है। डीजीपी कपूर ने कहा कि महिला सुरक्षा हरियाणा पुलिस की प्राथमिकताओं में से एक है। महिला विरुद्ध अपराध रोकने को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में 4-4 महिला पुलिसकर्मियों की टीमें बनाई गई हैं, जिन्हें गुरुग्राम में स्वयं सेवी संस्था द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। हरियाणा में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने को लेकर सभी ऑटो तथा कैब का डेटाबेस तैयार करते हुए 71% वाहनों पर यूनिक नंबर चस्पा किए जा चुके हैं। प्रदेश के 8 जिलों में ये यूनिक नंबर चस्पा किए जाने का 100% कार्य पूरा किया जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साल 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से असम में हिंसा की घटनाओं में 87% और मृत्यु व अपहरण के मामलों में 90% की कमी आई है। उन्हें ये बातें कल केंद्र, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के बीच नई दिल्ली में हुए ऐतिहासिक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान कही। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करेगा ताकि उल्फा की मांगें पूरी की जा सकें। इसके अलावा उन पर निगरानी के लिए एक समिति का गठन करेगा। उल्फा के संघर्ष के दौरान दोनों ओर से करीब 10,000 लोगों की जानें गई, जो इस देश के नागरिक थे, लेकिन अब इस समस्या का पूरी तरह समाधान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने भारी पैकेज देने और असम के चहुमुखी विकास के लिए कई बड़ी परियोजनाएं शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। मोदी सरकार समझौते के सभी प्रावधानों का पालन करेगी। लंबे समय से आसाम ने हिंसा को झेला है, पूरे नॉर्थ ईस्ट ने हिंसा को झेला है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम करने के प्रयास हुए। मन खोलकर खुले हृदय से सभी के साथ बातचीत की शुरुआत हुई और उनके मार्गदर्शन में ही उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की परिकल्पना लेकर गृह मंत्रालय चलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 31 दिसंबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 108वीं कड़ी होगी। इस साल के अंतिम मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उनमें फिट इंडिया भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से इस आंदोलन के अनूठे पहलुओं पर गौर करने, नवीन स्वास्थ्य स्टार्टअप पर चर्चा करने और युवा भारतीय व्यायाम शैलियों को कैसे अपना रहे हैं, इस पर विचार साझा करने का आह्वान भी किया है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। सरकार ने कनाडा में सक्रिय माफिया लखबीर सिंह लांडा को आतंकवादी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि लखबीर खालिस्तानी गुट बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है और वे वर्ष 2021 में चंडीगढ़ के पास मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के मुख्यालय पर रॉकेट हमले की योजना में शामिल था। मंत्रालय ने कहा कि सरगना लखबीर और उसके गुर्गे पंजाब में शांति और कानून व्यवस्था खराब करने की साजिश रचते रहे हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में हत्याएं, जबरन वसूली और राष्ट्र विरोधी कार्यों में लिप्त रहे हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।